हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब ये जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं उनको पहले आपको फॉर्म करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में, और जैसे ही इक्वेशंस फॉर्म हो गए आप उसको सॉल्व कर दो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको बता रखा है एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही रिलेट करता था, और उससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरह से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग जल्दी जल्दी से वर्ड प्रॉब्लम में जाएंगे और वहां पर जल्दी जल्दी सॉल्व करके निकल जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर का डिफरेंस क्या दिया गया? 26। डिफरेंस मतलब आप क्या समझते हो? डिफरेंस मतलब क्या होता है? दो नंबर का डिफरेंस मतलब कोई भी दो नंबर है और उन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट किया गया है तो क्या आया है? 26। और डिफरेंस बोला गया मतलब बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट किया गया। अगर कहीं भी वर्ड डिफरेंस यूज हो रहा है मतलब एक कोई बड़ा नंबर है और उससे एक कोई छोटा नंबर है और दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया गया तो क्या मिला? 26। तो वही बोला जा रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। मतलब दो नंबर को सब्ट्रैक्ट किया गया तो क्या आया डिफरेंस? 26 का। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, और क्या बोलता है कि जो एक ठो नंबर है वो 3 टाइम्स है दूसरे नंबर से। तो पूछा जा रहा है फाइंड देम। तो आपसे जो पूछा जाएगा ना जनरली आपको वही लेट करना पड़ता है, वही मान लेना पड़ता है। जैसे यहां पर पूछा जा रहा है कि वो दोनों नंबर क्या है, फाइंड देम बोल दिया, तो वो दोनों नंबर क्या है? तो सबसे पहले हम लोग दोनों नंबर को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो हम लोग यहां पर मान लेते, सपोज कर लेते, लेट कर लेते। क्वेश्चन नंबर ये 1 है ना। लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। हम लोग लेट कर लिए, सपोज कर लिए कि दो जो नंबर है जिन दोनों नंबर का डिफरेंस 26 दिया गया है, या जो नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है, वो दोनों नंबर को हम लोग कंसीडर कर लिए कि एक नंबर x है और एक नंबर y है। तुरंत यहां पर हम लोग लिख देंगे कि x जो है वो ग्रेटर देन y है। अब यहां पर हम लोग मान लेंगे कि x जो है वो y से बड़ा है, क्योंकि हमें डिफरेंस पता करना है। डिफरेंस मतलब होता है बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना। तो अब हम लोग डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया था कि दो नंबर का डिफरेंस 26 है। तो डिफरेंस कैसे निकलेगा? अगर बड़े वाले नंबर, ये बड़ा वाला नंबर है, उसमें छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डिफरेंस क्या दिया गया था? 26 का। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। देन आगे देखते, फिर बोला था वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। तो दोनों नंबर को आप सबसे पहले लिख लो, ये x और ये y, ये दोनों नंबर है। ये बड़ा था तो यही 3 टाइम्स होगा, बड़ा जो है वही 3 टाइम्स होगा। तो क्या बोलता है? वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, मतलब ये नंबर जो है वो इस नंबर का 3 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है। अब आप ध्यान दो, अगर इन दोनों को इक्वल करना है तो इधर हम लोग 3 से इंटू करेंगे तब ये दोनों इक्वल हो जाएगा। इक्वल होगा तभी आपको इक्वेशंस मिलेगा। तो आप ध्यान दो कि ये दो नंबर था हमारे पास x और y, और ये जो है वो बड़ा है। कितना बड़ा है? 3 टाइम्स बड़ा है। अगर ये दोनों को इक्वल करना है तो इधर 3 से इंटू कर देंगे तो बात बन जाएगा ना। तो आप चाहो तो इसको यहां इस तरह से लिख लो, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, इस तरह से भी लिख लो और इक्वेशन 2 मान लो, या सीधा सीधा आप यहीं पर इक्वेशन मान लो, x इज इक्वल टू 3y को ही आप यहां पर इक्वेशन मान लो, इक्वेशन सेकंड। क्योंकि ये यहां पर आपको दिख रहा होगा कि x का वैल्यू y के रिस्पेक्ट में, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना यहां पे इजी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना यहां पे इजी है। तो डायरेक्ट अब हम लोग क्या कर देंगे? सब्स्टिट्यूटिंग, अब दो इक्वेशन मिल गया तो सॉल्व कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation फर्स्ट। हम लोग क्या कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूट कर दे रहे, मतलब पुट कर दे रहे x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या? x माइनस वाई
इज इक्वल टू 26 और x का वैल्यू क्या आया 3y और ये y और ये 26, 3y में से y गया तो डेट इज 2y इज इक्वल टू 26 और 2 से ये कैंसिल, 2 1 जा 2 और 2 3 जा, मींस y इज इक्वल टू क्या मिल पाया हमें 13 और y का जैसे ही वैल्यू आपको 30 मिल गया आप यहां पे पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 2, है ना, या आप लिखना पुटिंग द वैल्यू ऑफ, चलो यहां पर मैं एक तो लिख के ही बता देता हूं, हर बार मैं नहीं लिखूंगा, है ना। मैं देखिए जैसे ही वर्ड प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन होता है, अगर आप जैसे ही इक्वेशंस फॉर्म कर लिए आधा क्वेश्चन आपको यहीं पर सॉल्व हो गया। जैसे इक्वेशंस आप बनाना सीख गए, फॉर्मेशन ऑफ, जैसे ही इक्वेशन आपसे बनने लगेगा ना, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन जैसे ही होने लगेगा तो आप सॉल्व तो आप कर ही लोगे क्योंकि आपने मेथड सीख लिया है ना। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, है ना, इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड क्या, x इज इक्वल टू 3y, देन x को रहने देंगे 3 इंटू वाई का वैल्यू, 3 इंटू वाई का वैल्यू 13 और 13 3 जा 39, तो यहां पर x का वैल्यू क्या मिल गया हमें 39। अब आप चेक कर सकते हो, यहां पर एक इक्वेशन था x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, तो x 39 है, यहाँ 39। चेक करने का तरीका है 39 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करो तो 26 मिल रहा है, बिल्कुल मिल पा रहा है। और x इज इक्वल टू 3y था, तो आप देखो x का वैल्यू क्या है 39 और y का वैल्यू क्या है 13, तो यहां पर 13 पुट करेंगे तो 13 इंटू 3 39 आ जाएगा x का वैल्यू, मतलब ये दोनों हमारा वैल्यू जो आया वो करेक्ट आया। ये चेक करने का कोई तरीका था। देन अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आप पढ़ो थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर, तब तक मैं बोर्ड को रफ कर लेता हूँ, आप समझ के रखो। वर्ड प्रॉब्लम में आपको इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे और इक्वेशंस जैसे ही बन जाएगा तो आधा से ज्यादा क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है, बस आपको सॉल्व करना रहेगा, है ना। और सॉल्व करना आपको जरूर से सीख लेना है और अभी तक आई होप आप सीख लिए होंगे, है ना। देन क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बस बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, अच्छा है बट बहुत ही छोटा है। क्या बोलता है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो पहले आपका ध्यान जो जाना चाहिए वो यहां पर सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल का सम 180 डिग्री, वैसा दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री है उसी को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। देन यहां पर क्या बोलता है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल से मतलब दो एंगल है ना, दो एंगल का सम है 180 डिग्री। तो बोलता है एक लार्जर है, एक बड़ा है कोई एंगल और एक एंगल छोटा है। तो बोलता है क्या, लार्जर दी 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड दी स्मॉलर बाय 18, मतलब जो बड़ा वाला है ना, जो बड़ा वाला एंगल है वो कितना बड़ा है छोटे वाले से, 18 डिग्री बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। जो बड़ा, देखिए दो एंगल का सम होता है, दो एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, तो उसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो यहां पर बोला गया द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल्स है, एक कोई बड़ा है और एक कोई छोटा है। तो ये जो बड़ा वाला है ना वो कितना बड़ा है, 18 बड़ा है, किससे 18 बड़ा है, छोटे वाले से। तो सबसे पहले हम लोगों को यहां पर क्या फाइंड करना है, फाइंड दे, मतलब एंगल्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, दोनों एंगल को कंसीडर करेंगे। तो हम लोग यहां पर कंसीडर करते हैं लेट, एक बड़ा एंगल और एक छोटा। लेट द लार्जर एंगल बी एक्स, है ना, लार्जर वाले एंगल को हम लोग एक्स मान लिए, एंड द स्मॉलर एंगल बी वाई। आप इस तरह से भी मान सकते थे, लेट द लार्जर एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स, है ना, सप्लीमेंट्री एंगल भी वहां पर आप ऐड कर सकते थे। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे। अच्छा, इतना दूर स्टेटमेंट से तो हम लोगों को एक ही चीज रिलेशन मिल पाया कि बड़ा वाला एंगल जो है वो 18 ज्यादा है छोटे वाले से, लेकिन हमें तो दो इक्वेशंस चाहिए। तो सप्लीमेंट्री एंगल बोला था, मतलब क्या होता है, दो एंगल का सम 180 डिग्री। तो यहीं से तो आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल रहा है कि x प्लस वाई दोनों एंगल मिला के क्या था 180 डिग्री था, इट मींस 180 था। तो ये तो इक्वेशन सेकंड बन गया, सिर्फ सप्लीमेंट्री बोल दिया तो यहां से आपको ये सोच लेना है कि दोनों एंगल का सम 180। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाते हैं तो दो एक रिलेशन दिया गया था, एक तरफ मैंने लार्जर एंगल को लिख लिया और एक तरफ स्मॉलर एंगल को, आपको इसी तरह लगभग करना है। देन क्या बोलता है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स
एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। तो जो लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल है वो क्या है, 18 बड़ा है, एक्सीड्स कर जाता है, मतलब 18 बढ़ जाता है छोटे वाले से। तो ये 18 ज्यादा है, ये 18 ज्यादा है x, क्योंकि ये बड़ा है, 18 ज्यादा है। तो अगर इन दोनों को इक्वल करना है तो इधर हम लोग 18 अगर ऐड कर दें तो ये दोनों इक्वेशन, मतलब ये दोनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे, इससे फायदा आपको क्या मिलेगा कि इक्वेशंस बनेगा। और यहां पर आपको इक्वेशंस बनता हो, आप चाहो तो x माइनस वाई लिख लो और यहां पर 18 रहने दो, ये इक्वेशन सेकंड मान लेना। लेकिन यहां पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने को बोला गया है, तो यहां तो डायरेक्ट वैल्यू मिल पा रहा है ना कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 हम लोग पुट कर सकते हैं, मीन्स x के जगह पे हम लोग y प्लस 18 पुट कर सकते हैं। तो यहीं पर इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, है ना। अगर इलिमिनेशन से बनाना पड़ता तो थोड़ा सा इस तरह से लिख लेते, y को इधर लेते आते और 18 को इधर ही रहने देते, फिर इन दोनों को सॉल्व कर देते। लेकिन सब्स्टिट्यूशन से बनाना तो यहीं पर मान लेते तो ईजी रहेगा। तो यहां से हमें इक्वेशन सेकंड मिल गया। अब जैसे ही मिल गया तो x का वैल्यू हम लोग यहां पे पुट कर देंगे और बात बन जाएगा। तो आप लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, है ना। तो x का वैल्यू यहां पे पुट कर रहे हैं, ये क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, है ना। देन यहां पर आप ध्यान दो, x का वैल्यू क्या है, डेट इज y प्लस 18 और प्लस में y इज इक्वल टू 180। y क्या हो जाएगा, 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180, है ना, 180। देन 2y को इधर ही रहने देते, 18 को उधर लेते जाते सब्ट्रैक्ट में, 180 माइनस 18। तो 2y इज इक्वल टू यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 10 में से 8 गया तो डेट इज 2 और 7 में 1 गया तो 6 और ये 1 और ये 2 से तो कैंसिल हो ही रहा है, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, मतलब y इज इक्वल टू क्या मिल पा रहा है, 81 डिग्री। ये डिग्री में आएगा ना क्योंकि एंगल्स थे। तो y का वैल्यू क्या मिल पाया, 81 डिग्री। अब y का वैल्यू मिल गया तो क्या आपको x का वैल्यू नहीं मिलेगा, यहां पे पुट कर देंगे। तो आप लिख लेना पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। मैं डायरेक्ट यहां पे पुट कर देता हूं, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। आपको लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि लिखोगे तभी आपको नंबर्स मिलेंगे, स्टेप्स नहीं छूटने चाहिए। देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू क्या है, 81 और प्लस 18, यहां से हमें क्या मिल पाएगा, 819, मतलब x का क्या वैल्यू है, 99 डिग्री, है ना, 99 डिग्री। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समझ में आ गया होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को रीड आउट करो, तब तक मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, जैसे जैसे लिखा हुआ है बस आपको उसी तरह काम कर देना है ना। इस तरीके का वर्ड प्रॉब्लम जो है वो ग्राफिकल मेथड में भी मिला था आपको, मतलब एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 में। ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम्स बाई 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज इतना, है ना। क्रिकेट टीम के कोच है, वो क्या करते हैं, बैट खरीदते हैं। बैट कितना खरीदे, 7 बैट, और बॉल कितना खरीदे, 6 बॉल, और दोनों मिला के कॉस्ट कितना पड़ा, इतना पड़ा, है ना, 3800। लेटर फिर से वो क्या करते हैं, ही बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज इतना, है ना। फिर क्या किए, पहला केस तो ये है कि 7 बैट खरीदे, 6 बॉल खरीदे और दोनों का पेमेंट क्या हुआ मिला के 3800। देन फिर से वो क्या किए, 3 बैट खरीदे, है ना, बैट टूट गया होगा हो सके, या और बैट की जरूरत होगी तो 3 बैट और खरीदे और 5 बॉल जो है वो और खरीदे, और इसका पैसा कितना लगा, ये 1750। तो बोलता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हम लोगों को पूछा जा रहा है कि एक बैट का और एक बॉल का क्या दाम है। तो मैंने आपको बताया कि जो आपसे पूछा जाएगा आप उसको ही लेट कर लो, कुछ ना कुछ मान लो। तो हम लोग मान लेंगे कि कॉस्ट ऑफ 1 बैट क्या है, ₹X, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल क्या है, ₹Y। तो जो आपसे पूछा जाएगा ना आपको वही कंसीडर कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी ₹X, है ना। 1 बैट का दाम क्या है, दैट इज X, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी ₹Y, और 1 बॉल का कितना दाम है, कॉस्ट कितना है, दैट इज Y।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कहता है, 7 बैट खरीदा गया है और एक बैट का दाम को हम लोगों ने क्या कंसीडर किया, x। तो 7 बैट का क्या हो जाएगा, 7 इंटू एक्स, तो 7x हो जाएगा। तो एक बैट का दाम हो गया, मतलब 7 बैट का दाम हो गया 7x, प्लस कितना बॉल खरीदा गया था, 6 बॉल, और एक बॉल का कॉस्ट कितना हम लोगों ने कंसीडर किया, y। तो 6 बॉल का क्या हो जाएगा, 6y, तो 6 इंटू वाई डेट इज 6y, और दोनों मिला के कितना पे करना पड़ा, 3800। यह हमारा इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही आपसे इक्वेशन बनने लगेंगे ना, आप समझ लेना कि आधा से ज्यादा आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है ना। देन दूसरा वाला क्या था कि फिर से वो क्या किए, 3 बैट खरीदे। तो एक बैट का कॉस्ट था x, तो 3 बैट का क्या हो जाएगा, डेट इज 3x, और कितना बॉल खरीदे, तो 5 बॉल खरीदे। तो यहां पर 5y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 1750। यह हमें इक्वेशन सेकंड मिल गया। अब आप किसी भी इक्वेशंस को उठा के वहां से एक वेरिएबल का वैल्यू लेते हो दूसरे के रिस्पेक्ट में, और फिर दूसरे इक्वेशन में जाके पुट कर देना, वहां से एक वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसी को बोलते हैं। तो किसको मैं ले लूं, इक्वेशन सेकंड को लेता हूं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। 5y को इधर ही रहने देते हैं, 3x को उधर लेते जाते हैं, तो 1750, और ये 3x इधर जाएगा तो माइनस 3x, ऐसे ही कुछ आएगा ना। देन y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1750 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड में चल गया। y का वैल्यू ऐसा कुछ हम लोग लेते आए। आप चाहो तो इसको इक्वेशन थर्ड मान लेना। तो y का वैल्यू हम लोग ऐसा लेते हैं, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं y का वैल्यू क्या मिला हमें। तो y इज इक्वल टू क्या मिल पाया, 1750 माइनस 3x बाई 5। अब y का वैल्यू हम लोग लेते हैं इक्वेशन सेकंड से। अब इक्वेशन फर्स्ट में जाके हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हम लोग यहां पर पुट ही कर देते हैं, लिखेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां पर 7x है प्लस 6y के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 1750 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3800, ऐसा कुछ मिल पाएगा। अब यहां पर आपको मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करना है। देन ये 7x प्लस यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 0, 6 5 30 का 0, और 6 7 जब 42 और 3 डेट इज 45, और 6 1 6 और 4 डेट इज 10, मतलब 10,500, 10,500 प्लस माइनस माइनस होगा, 6 3 18x आ जाएगा, और नीचे में तो 5 है, रहने देंगे, इज इक्वल टू 3800। देन अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं, 5 नीचे आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, 35 7 35x प्लस 10500 माइनस 18x, और यहां पर 3800। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। देन यहां पर आप देखो ये x वाला और ये वाला x वाला टर्म है, और ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये दोनों तो मतलब ये दोनों सॉल्व होगा ना। 35x में से 18x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमें, 17 मिलेगा, क्योंकि 17 क्या होता है 34, और यहाँ पे 18 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 17x। मतलब 35 में से जब आप 18 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 17 मिलेगा। ठीक है, देन अब आप देखो 17x प्लस 1050 है ना, डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3800 बाई 1, ऐसा कुछ है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कहां पे मैं करूं, इधर साइड में बनाता हूं, है ना। तो यहां पे ध्यान देंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 से इंटू होगा तो सेम यही रह जाएगा, 17x प्लस 10500, और इधर साइड में 5 से इंटू होगा तो 5 0 0 5 0 0
5 8 जा 40 का 0 और 4, 5 3 जा 15 और 4 19 आ जाएगा, है ना। 17x को इधर ही रख देंगे, ये सब्ट्रैक्ट में चल जाएगा, तो ये 19,000 आ गया, है ना। और ये माइनस में, यहाँ प्लस में, तो इधर साइड में माइनस में। तो 19,000 में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 19,000 में से 10,000 जाएगा तो 9,000, और 9,000 में 500 चला जाएगा तो 8,500, है ना। 19,000 था तो पहले 10,000 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो बचेगा 9,000, 9,000 में फिर 500 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो बचा 8,500 मींस 8,500। देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8,500 और डिवाइडेड बाय 17, और 7 का 5 के, हाँ 17 5 जा 85 और ये 0 0 मींस x इज इक्वल टू क्या मिला 500। मतलब x इज इक्वल टू 500 मिला, मतलब एक बैट का कॉस्ट क्या था 500, एक बैट का कॉस्ट क्या था 500। अब हम लोग को x का वैल्यू मिल पाया है, क्या आप यहां पे पुट करके y का वैल्यू नहीं निकाल पाओगे? ये इक्वेशन थर्ड था हमारा, तो आप क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, है ना। और इक्वेशन थर्ड में जैसे ही पुट करोगे आपको y का वैल्यू मिल जाएगा, तो आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट पुट करके यहाँ पे बता देता हूँ। जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3 इंटू 500, है ना x का वैल्यू, देन डिवाइडेड बाई 5, और ये 1750 और ये 3 5 जब 1500 बाई 5, और यहाँ पर आप देखो क्या है 0, और यहाँ पे आपको 5 मिल जाएगा, और 7 में से 5 जाएगा तो 2, 250 बाई 5, और 5 से 5 5 25 और 0, मतलब y इज इक्वल टू क्या मिल पाया आपको 50। मतलब y इज इक्वल टू 50 मतलब क्या मिल पाया, एक बॉल का कॉस्ट कितना मिल पाया 50 रुपीज। तो एक बॉल का कॉस्ट हम लोगों ने निकाल लिया 50 रुपीज, और एक बैट का कॉस्ट हम लोगों ने निकाल लिया 500। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आया। जल्दी से आप कॉपी नोट डाउन करो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में जाएंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, ध्यान से समझेंगे क्या बोलता है। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक टैक्सी है जो किसी सिटी में चलता है और वो चार्ज करता है ना। अगर आप टैक्सी में बैठते हो तो उसका कुछ फिक्स चार्ज लगेगा, है ना, कुछ भी वो फिक्स चार्ज रखा हुआ है। तो अगर आप टैक्सी में बैठते हो तो उसका एक फिक्स चार्ज लगेगा, और जितना डिस्टेंस आप चलोगे उसका एक अलग रुपया लगेगा, है ना। मतलब अगर आप टैक्सी में बैठते हो, किसी सिटी का बात हो रहा है, अगर आप टैक्सी में बैठते हो तो वहां आपको एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा टैक्सी में बैठे, और वो फिक्स चार्ज आपका काउंट हो जाएगा, है ना। और उसके बाद जितना किलोमीटर आप चलोगे उसका अलग आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बोलता है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, कितना डिस्टेंस चला 10 किलोमीटर चला, द चार्ज पेड इज ₹105। कोई आदमी है, कोई पर्सन जो होगा वो 10 किलोमीटर चला, है ना, या टैक्सी जो है वो कितना डिस्टेंस चला 10 किलोमीटर, और वो कितना पेड हुआ ₹105। तो 10 किलोमीटर में कितना पे करना पड़ा ₹105। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज इज पेड इज ₹155। और अगर कितना जर्नी किया गया है टैक्सी के द्वारा, दैट इज 15 किलोमीटर, और इस समय जो चार्ज पे किया गया किसी भी पर्सन के द्वारा, तो वो कितना पे किया गया 155। देन व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टैक्सी में जो चार्ज लग रहा है, दो तरह का चार्ज लग रहा है, एक तो फिक्स चार्ज और जितना किलोमीटर चलते हैं वो चार्ज। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि टैक्सी का जो फिक्स चार्ज है वो कितना है, और पर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर अगर चलेगा टैक्सी तो कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आगे भी एक क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर अ ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। और ये भी पूछता है कि अगर कोई पर्सन जो है वो 25 किलोमीटर चलेगा तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन ये है, फिर से मैं एक बार समराइज कर दूं कि एक टैक्सी है, किसी सिटी में चलता है। अगर आप टैक्सी में बैठते हो तो कुछ फिक्स चार्ज लगेगा, और जितना डिस्टेंस चलोगे उसका अलग चार्ज लगेगा। यहां पर कोई पर्सन जो है वो 10 किलोमीटर चला, और 10 किलोमीटर चला तो उसको पे करना पड़ा ₹105, और इसमें फिक्स चार्ज भी है, इसमें फिक्स चार्ज भी और 10 किलोमीटर चला वो भी है, दोनों है। और फिर कोई पर्सन जो है वो 15 किलोमीटर चला और उसको पे करना कितना पड़ा 155। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फिक्स चार्ज क्या है,
और पूछा जा रहा है कि चार्ज पर किलोमीटर क्या है, और उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर चलता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो जो हमें पूछा जाता है उसी को हम लोग सबसे पहले सपोज करते हैं, लेट करते हैं। तो यहां पर क्या पूछा गया, फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे लेट द फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज एक्स, है ना। फिक्स चार्ज को हम लोगों ने रुपीज एक्स मान लिया कि फिक्स चार्ज जो लग रहा होगा वो एक्स रुपीज लग रहा होगा। एंड द चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज वाई, और पर किलोमीटर का जो चार्ज लग रहा होगा उसको हम लोगों ने वाई मान लिया। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो केस था कि कोई पर्सन 10 किलोमीटर चला तो उसको कितना पे करना पड़ा 105। तो 10 किलोमीटर चला, ये तो ठीक है, और इसमें फिक्स चार्ज भी लग रहा होगा। तो x क्या है हमारा फिक्स चार्ज, ये फिक्स चार्ज है। अगर हम लोग इसमें कितना चला, कोई भी पर्सन कितना चला है शुरू वाले केस में 10 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का हमें प्राइस नहीं पता कि 1 किलोमीटर में कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, पर हम लोगों ने मान लिया कि पर किलोमीटर का वाई चार्ज पे करना पड़ेगा। और कितना किलोमीटर चला है, तो 10 किलोमीटर चला है, तो इट मींस 10 वाई। और ये दोनों मिला के फिक्स चार्ज और 10 किलोमीटर जो चला उसका चार्ज, दोनों चार्ज को मिलाया गया तो टोटल चार्ज क्या था 105। इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा। कोई पर्सन 10 किलोमीटर चला तो 10 किलोमीटर चला इट मींस x जो फिक्स चार्ज था, और 10 किलोमीटर का चार्ज तो हमें पता नहीं है तो हम लोगों ने पर किलोमीटर का y मान लिया। तो 10 किलोमीटर का 10 इंटू वाई, और दोनों को ऐड किया तो 105। सेम इसी प्रकार से आपको इक्वेशन नंबर सेकंड मिलेगा जब 15 किलोमीटर चला। तो 15 किलोमीटर चलेगा तो x तो रहेगा ही हमारा फिक्स चार्ज, और 15 किलोमीटर के लिए 15 इंटू वाई, और इस समय क्या पे करना पड़ा 155। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व कर देते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड का ये एक्सरसाइज है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लोगों को क्या मिल जाएगा, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकलता है तो x का वैल्यू यहां से आसानी से निकल रहा है 105, और ये y उधर चल जाएगा, मतलब 10y उधर चल जाएगा तो माइनस 10y, है ना। तो x का वैल्यू यहां आसानी से निकल गया। ये इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। देन फिर आप एक लाइन लिखना, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। मैं डायरेक्ट यहां पे पुट कर देता हूं, आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा जो मैंने आपको पहले के क्वेश्चंस में बताया। तो डायरेक्ट हम लोग यहां पे पुट कर देते हैं, आप लिखना सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, और हम लोग यहां पर x का वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू 105 माइनस 10y, और ये प्लस 15y इज इक्वल टू 155, है ना। तो यहां पर आप देखो माइनस 10y और प्लस में 15y, तो यहां से क्या मिल जाएगा 5y, और ये 105 इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब 155 पहले से था और ये माइनस 105, मतलब यहां से क्या मिल जाएगा, आप देखो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5y इज इक्वल टू 0, और यहाँ मतलब 50 मिल रहा है आपको। देन 5 1 जा मतलब 5 10 जा 50, इट मीन्स देयरफॉर y इज इक्वल टू आपको क्या मिल पाया 10, और जैसे ही y इज इक्वल टू 10 मिल पाया तो आप कोई भी इक्वेशन में या तो इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2 या तो इक्वेशन थर्ड किसी में भी पुट कर लो, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग क्या इक्वेशन थर्ड में पुट कर ले, तो आपको लिखना पड़ेगा, मैं यहां पर लिख देता हूं एक स्टेटमेंट, दैट इज पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, है ना। इक्वेशन थर्ड ये आप कहीं पर भी पुट कर सकते हो कोई भी इक्वेशंस में। तो x इज इक्वल टू क्या था 105 माइनस 10 इंटू वाई, तो y के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, डायरेक्ट 10 पुट कर देते। तो ये x इज इक्वल टू 105 और ये 10 इंटू 10 दैट इज 100, और x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। मतलब आपको यहां पर देख के समझ में आना चाहिए x क्या था हमारा फिक्स चार्ज। तो अगर आप टैक्सी में बैठते हो तो आपको 5 रुपया फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, ये फिक्स चार्ज है टैक्सी का, बैठोगे बस 5 रुपया, और जितना किलोमीटर चलोगे ये 1 किलोमीटर का दाम है, दैट इज y। तो 1 किलोमीटर का कितना दाम ले रहा है 10 रुपया, ठीक है।
तो ये इतना दूर तक तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा था कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो हम लोग 25 किलोमीटर के लिए निकाल लेंगे, फॉर 25 किलोमीटर, फॉर 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर में क्या होगा, x तो फिक्स चार्ज रहेगा ही, और 25 किलोमीटर चलेगा, और हम लोगों ने माना था कि 1 किलोमीटर पे कितना चार्ज देना पड़ता है, y, तो x प्लस 25y, जैसे ये वाला निकाल लेते हैं हम लोग, और यहाँ पर पुट कर देंगे। x का वैल्यू फिक्स चार्ज हमें पता चल ही गया कि 5 रुपया है, और y का वैल्यू डेट इज 10 है ना, तो ये निकल 250 और 5 मतलब 255 रुपीज। तो 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा, 255 रुपीज। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 4। देन आप क्वेश्चन नंबर 5 रीड आउट करो, देन फिर हम लोग इसको भी समझेंगे और सॉल्व करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो फ्रैक्शन से रिलेटेड है, और फ्रैक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा ना लीनियर इक्वेशंस का, वो बहुत ही इजी होता है। इसमें ज्यादा कुछ हम लोगों को नहीं करना पड़ता है, ये बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। ए फ्रैक्शन जो है, कोई भी एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 हो जाएगा। कब हो जाएगा, इफ 2 इज एडेड टू दी बोथ न्यूमिरेटर एंड डेनोमिनेटर। बोलता है एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 हो जाएगा, बट कब हो जाएगा, अगर 2 को हम लोग ऐड कर दे न्यूमिरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी, ठीक है। इफ 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6। ये दूसरा केस है। दूसरा केस ये बोलता है कि अगर हम लोग न्यूमिरेटर में 3 ऐड कर दे और डेनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दे तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाता है फाइंड दी फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होगा, तो जो हम लोगों को फाइंड करना रहता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, सपोज करते हैं। तो फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं, किसी भी फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं, है ना। फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमिरेटर बाई डेनोमिनेटर, है ना, न्यूमिरेटर बाई डेनोमिनेटर, वो NR लिख दिए, वो शॉर्ट फॉर्म है न्यूमिरेटर का, न्यूमिरेटर एंड डेनोमिनेटर। तो सबसे पहले हम लोग न्यूमिरेटर को कुछ मान लेते हैं और डेनोमिनेटर को कुछ मान लेते हैं, देन फ्रैक्शन तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, है ना। लेट दी न्यूमिरेटर बी x, let the numerator be x and the denominator be y। तो न्यूमिरेटर और डेनोमिनेटर हम लोग को पता चल गया, तो यहां से हम लोग फ्रैक्शन को लिख पाएंगे। फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमिरेटर बाई डेनोमिनेटर, तो न्यूमिरेटर x और डेनोमिनेटर y। यहां तक आप आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया था अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 हो जाएगा इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिरेटर एंड डेनोमिनेटर। अगर हम लोग न्यूमिरेटर और डेनोमिनेटर में 2 ऐड कर दे तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा। तो हमें तो पता है ये है हमारा फ्रैक्शन, और ये x न्यूमिरेटर हो गया और y हो गया डेनोमिनेटर। तो इसमें अगर 2 ऐड किया जाए, न्यूमिरेटर में भी 2 ऐड किया जाए और डेनोमिनेटर में भी 2 ऐड किया जाए, तो फ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, बिकम्स 9/11 हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा। यहां तक तो बहुत ही आसान आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको एक इक्वेशन दिखेगा, 11 से इंटू होगा यहाँ पर, तो 11x और 11 2 22, और यहाँ पर 9y और 9 2 18, है ना। देन 11x रहेगा, 9y को इधर लेते आते तो -9y, और यहाँ पर 18 था पहले से और ये प्लस में था तो इधर -22, यही ना आएगा। तो ये 11x - 9y और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -4, है ना, -4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। सेम इसी तरह इक्वेशन 2 को भी बनाएंगे। क्या बोलता है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमिरेटर एंड डेनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। फिर से न्यूमिरेटर और डेनोमिनेटर में अगर 3 ऐड किया गया है ना, 3 ऐड किया गया ना, हाँ, इफ 3 इज एडेड टू, तो यहां पर भी 3 ऐड कर देंगे तो फ्रैक्शन क्या बन जा रहा है, 5/6, है ना। और यहां से भी सॉल्व कर देंगे, कहां नहीं बन जाएगा, तो 6x और 6 3 18 और ये 5y और 5 3 15। देन 6x रहने देते, 5y को इधर लेते आते तो -5y, ये 15 पहले से और इधर जाएगा -18, मतलब कि -3, है ना। 6x
-5y इज इक्वल टू -3, ऐसा कुछ मिल पाएगा, है ना। देन ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप कोई भी एक इक्वेशन को ले लो और एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे के रिस्पेक्ट में लेते आना। तो अगर मैं ले लेता हूं इक्वेशन सेकंड को, है ना, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, आप कोई भी ले सकते हो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड क्या है, 6x - 5y इज इक्वल टू -3। तो यहां से हम लोग किसका वैल्यू लेते हैं, x का ही वैल्यू लेते आते हैं। ये -3 और वो उधर चल जाएगा तो +5y, यही तो होगा। देन x इज इक्वल टू -3 + 5y और 6 इधर मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में चल जाएगा। अब तो आपको आसानी से सब्स्टिट्यूशन मेथड बनाने आ गया होगा। देन इसको आप इक्वेशन थर्ड मान लो, ठीक है। तो इक्वेशन 2 को हम लोग लिए और इक्वेशन 2 से x का वैल्यू लेता है। अब हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो वहां से हम लोगों को मिल जाएगा एक वेरिएबल का वैल्यू और दूसरा फिर से पुट करके निकाल लेंगे, है ना। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, चलो मैं एक बार लिख के ही दिखा देता हूं, है ना। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 11x - 9y इज इक्वल टू -4। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट, तो 11, ठीक है, x की जगह -3 + 5y डिवाइडेड बाई 6 - 9y इज इक्वल टू -4, ऐसे ही कुछ है ना। हाँ, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप ध्यान से देखो किस तरह से सॉल्व होगा। तो ये 11 3 जो डेट इज -33 और यहाँ पर 11 5 जो 55y और डिवाइडेड बाई 6 है, -9y इज इक्वल टू ऐसा -4। तो आपके पास दो उपाय है ना। दो उपाय ये है कि या तो आप एलसीएम ले लो तो नीचे 6 आ जाएगा और ऊपर पे जो आएगा आपका आएगा, ठीक है ना। तो या तो आप एलसीएम ले लो या तो दोनों तरफ 6 से इंटू कर दो। 6 से इंटू करने पर फायदा ये होगा, जैसे ही हम लोग यहाँ पर 6 से इंटू करेंगे तो ये पूरा टर्म है ना, ये पूरा टर्म 6 से इंटू होगा। तो ये जब इससे होगा तो ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा और ये 6 9 जा 54 हो जाएगा और इधर भी 6 से इंटू करेंगे तो ये 24। एलसीएम लेने पर भी वही आएगा, है ना, एलसीएम लेने पर भी वही आएगा। अगर हम लोग 6 से इंटू कर दे तब भी वही आएगा। तो चलो मैं एलसीएम लेके ही बता देता हूँ और वो भी करने पे वही आता है, डायरेक्ट उससे बन जाता है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा तो ये -33 + 55y और यहाँ पर देखो 16 जैसे मतलब 6 9 जब 54y इज इक्वल टू -4, ऐसा ही कुछ है। अब आप देखो इसको सॉल्व करेंगे तो वही पर आ जाएगा, 54 आ गया ना यहाँ पे। देन -33 को रहने देते हैं, 55 में से 54 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ओनली 1y बचेगा, मतलब कि y, ठीक है। इसको हम लोग 1 के साथ इंटू करेंगे तो 1 ही रहेगा, क्रॉस कर दे रहे एक साथ ही। और 6 4 -24 ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना। 6 4 जो 24 और माइनस था, डायरेक्ट यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही बार काम कर दिए, है ना। देन यहाँ पर आप देखो y को इधर ही रहने देंगे, -24 पहले से था, -33 इधर जाएगा तो +33। देन y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 में से 24 जाता तो बचता इधर 6 और ये इधर 3, मतलब कि 9, मतलब कि 9, है ना। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9। अब जैसे ही y इज इक्वल टू 9 आ गया, अब आप क्या करोगे, किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2 या तो इक्वेशन थर्ड में आप पुट कर दो और वहां से आपको क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। और जैसे ही मिल जाएगा आपको फ्रैक्शन निकालना, और फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर का वैल्यू दैट इज x का वैल्यू और नीचे y का वैल्यू पुट कर दो तो फ्रैक्शन मिल जाएगा। देन x का वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका पुट कर रहे हैं, y का। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। तो इक्वेशन थर्ड क्या है हमारा, x इज इक्वल टू -3 + 5y डिवाइडेड बाई 6। देन x इज इक्वल टू -3 + 5 और y का वैल्यू क्या आया, 9। तो 5 9 जा डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 45, है ना, 45।
डिवाइडेड बाई 6, और इधर क्या आ जाएगा 45 में से 3 जाएगा तो 42 बाई 6, और 6 7 जा, मतलब x इज इक्वल टू क्या मिल पाया 7। अब हमें पूछा गया था फाइंड दी फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होगा आप याद करो, हम लोगों ने फ्रैक्शन को लेट किया था। फ्रैक्शन क्या आया था हमारा x बाई वाई, न्यूमरेटर बाई डेनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर आया 7 और डेनोमिनेटर क्या आ जाएगा, डेनोमिनेटर क्या था 9, तो 7/9 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देन हम जल्दी से आप कॉपी में नोट डाउन करो। देन हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन है ना। ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। इससे पहले हम लोगों ने देखा फ्रैक्शन रिलेटेड, देन फिर हम लोगों ने एंगल रिलेटेड देखा, फिर फिक्स चार्ज से रिलेटेड देखा, और ये है एज रिलेशन वाला। तो इसमें क्या कहता है क्वेश्चन, आप ध्यान से देखेंगे, 5 ईयर हेंस, मतलब 5 ईयर लेटर, लेटर भी यूज करेगा या हेंस यूज करेगा, मतलब आज से 5 साल बाद, है ना, आने वाला। द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। क्या बोलता है, जो एज होगा जैकोब का आने वाला 5 साल, है ना, 5 साल में जो 5 साल अगला आएगा, तो जो एज होगा जैकोब का विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो जैकोब का जो एज होगा वो 3 गुना होगा उसके बेटे से, 3 गुना ज्यादा होगा उसके बेटे से, है ना। देन दूसरा सिचुएशन क्या कहता है, 5 इयर्स एगो, 5 साल पहले का बात है, ये था 5 साल आने वाला, 5 साल के बाद का ये बात बोल रहा था कि जैसे ही 5 साल होगा, आने वाला 5 साल होगा, तो जो जैकोब है वो 3 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स बड़ा होगा अपने सन से। अब ये 5 साल पहले का बात हो रहा है कि 5 साल पहले क्या था, जैकोब्स एज was 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। अब क्या कहता है कि 5 साल पहले ये था कि जैकोब का जो एज था वो 7 टाइम्स ज्यादा था उसके सन से। देन पूछा जाता है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, मतलब अभी प्रेजेंट एज जैकोब का क्या रहा होगा और उसके सन का क्या रहा होगा। तो जो पूछा जाता है उसी को हम लोग कुछ ना कुछ लेट कर लेते हैं या सपोज कर लेते हैं। तो हम लोग भी सपोज कर लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज of Jacob be x years, है ना, प्रेजेंट एज जैकोब का हम लोग x मान लिए, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी y ईयर्स, और इसके सन को हम लोगों ने प्रेजेंट एज जो है वो होगा इसका सन का, उसको हम लोगों ने y ईयर्स मान लिया। देन क्वेश्चन का 2 कंडीशन था या 2 केस था, 5 ईयर हेंस मतलब 5 ईयर लेटर, है ना, पांच साल के बाद। तो 5 साल के बाद जैकोब का एज बढ़ेगा ना, क्योंकि 5 साल के बाद क्या होगा, 5 साल और जुड़ जाएगा परसेंटेज में। तो जैकोब का एज निकाल लेते हैं 5 साल लेटर में। तो जैकोब्स एज क्या हो जाएगा, अभी x है, 5 साल के बाद 5 और जुड़ जाएगा, x + 5 ईयर्स हो जाएगा, होगा, है ना। देन उसके सन का, है ना, सन एज, तो सन का एज क्या होगा, अभी y था तो 5 साल के बाद y + 5 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। देन एक और कंडीशन था 5 इयर्स एगो, तो इस वाले कंडीशन को भी लिख लेते हैं 5 ईयर एगो। तो 5 इयर्स एगो, तो जैकोब्स का एज क्या होगा, जैकोब्स एज 5 साल पहले का बात हो रहा है, तो प्रेजेंट x माने हैं, तो 5 साल पहले 5 साल और घट जाएगा, तो अभी x का और 5 साल पहले 5 साल इसमें से घटा देंगे, है ना, तो x - 5 ईयर्स, और सन एज सेम इसी तरह से y - 5 ईयर। तो ये क्या आ जाएगा, इसके सन का एज y - 5 ईयर्स, है ना, ईयर्स। देन अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पहला कंडीशन था 5 इयर्स लेटर वाला और 5 इयर्स एगो वाला। तो पहले एक कंडीशन लेते हैं 5 इयर्स लेटर वाला। तो 5 इयर्स लेटर में एक तरफ हम लोग जैकोब का एज लिख लेते हैं x + 5, और दूसरे तरफ उसके सन का एज लिख लेते हैं। हमेशा इसी तरह से आप बनाना, बहुत ईजी लगेगा आपको। देन क्या बोलता था, 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकोब
विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जो जैकोब का एज है 5 साल के बाद, यही एज है, तो जैकोब का एज क्या रहेगा, 3 टाइम्स बड़ा रहेगा इसके सन से। तो जैकोब जो है अभी 3 टाइम्स बड़ा है एज कंपेयर टू हिज सन। तो ये 3 टाइम्स बड़ा है। अगर इन दोनों को इक्वल करना चाहते हैं तो इधर 3 से इंटू करना पड़ेगा, तभी ये दोनों इक्वल हो पाएंगे। अगर इक्वल इसीलिए करते हैं ताकि हम लोगों को इक्वेशंस मिल सके। ध्यान से समझेंगे, ये 5 ईयर्स लेटर का बात हो रहा है। 5 साल के बाद जैकोब बोल रहा था कि आने वाला 5 साल के बाद क्या होगा कि मेरा जो एज होगा, जैकोब का जो एज होगा वो 3 टाइम्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हिज सन। तो ये 3 टाइम्स ज्यादा है, तो अगर हम लोग इधर 3 से इंटू कर दें तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। इक्वल आ जाएंगे तो इक्वेशन मिल जाएगा। अब देखो x + 5 इज इक्वल टू 3 × y, और 3 5 जो 15, और x - 3y, और वो 5 उधर चल जाएगा माइनस में, मतलब कि 15 - 5 दैट इज 10। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट। तो आई होप आपको क्लियर हो पाया होगा। देन सेम इसी तरह हम लोग करेंगे 5 इयर्स एगो वाला, बार ये वाला केस लेंगे, और इस समय क्या बोलता है जैकोब एज। तो 5 इयर्स एगो वाला में सबसे पहले लिख देंगे एक तरफ जैकोब का एज और एक तरफ हमारा उसके सन का एज, है ना, जैकोब और जैकोब के बच्चे का एज, सन का एज। देन क्या बोलता है 5 इयर्स एगो, 5 साल पहले का बात है कि जैकोब एज वाज 7 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन। तो 5 साल पहले का बात है, जैकोब बताता है कि 5 साल पहले जैकोब का जो एज है वो 7 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू हिज सन। तो ये 7 टाइम्स ज्यादा है, तो अगर हम लोग इन दोनों को इक्वल करना चाहते हैं तो उधर 7 से इंटू कर देंगे तो बात हमारा बन जाएगा। देन ये x - 5 इधर 7y, और 7 5 तो 35। देन x - 7y, और ये माइनस उठ के उधर जाएगा प्लस में, मतलब -35 और +5 -30 है ना, यही मिलेगा। ये इक्वेशन सेकंड मान लो आप। अब क्या ये इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, और x और y जो आएगा वही आंसर होगा। x हो जाएगा जैकोब का परसेंटेज और y हो जाएगा उसके सन का। तो किसको ले ले, किसको ले ले, चलो फर्स्ट वाला को ही ले लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x - 3y इज इक्वल टू 10। तो x को इधर ही छोड़ देते हैं, 10 है, और -3y इधर जाके +3y बन जाएगा। ये इक्वेशन थर्ड मान लो आप, है ना, ये इक्वेशन थर्ड। अब आपको क्या करना है, 1 को ले लिया था मैंने, अब आप इसमें सेकंड में पुट कर दो, कहानी खत्म हो जाएगा। x का वैल्यू तो आप लिख लेना सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब मैं डायरेक्ट यहां पर सेकंड में क्या कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो इक्वेशन सेकंड था x - 7y इज इक्वल टू -30, और x का वैल्यू क्या है 10 + 3y - 7y -30। यहाँ पर 10 और ये आ जाएगा, 3 में से 7 जाएगा तो -4y इज इक्वल टू -30। -4y को इधर ही रहने देते हैं, -30 है, और ये प्लस इधर जाएगा तो -10। -4y इज इक्वल टू -40, माइनस कैंसर, और ये 4 10s 40, मतलब y इज इक्वल टू 10। कहानी हो गया खत्म। y का वैल्यू जैसे ही 10 आया, अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे x की जगह, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। तो इक्वेशन थर्ड में मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूं, x का वैल्यू यहीं से निकाल देता हूं। तो ये 10 प्लस, आप स्टेटमेंट बना के लिखना क्योंकि आपको लिखना है ना, और y का वैल्यू 10, तो 30 + 10 दैट इज 40। तो x निकल गया 40 मतलब ये हमारा जैकोब का एज 40 है, प्रेजेंट एज, और जैकोब के बच्चे दैट इज सन का एज क्या है 10। तो आई होप आपको ये पूरा एक्सरसाइज 3.3 जो है वो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को शेयर करें विथ योर क्लास फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।